गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं जर्जर स्कूल और अस्पताल, बड़े सवाल। और उससे पहले आज जनहित में दो ऐसे विषयों पर हम बात करने वाले हैं जो एक हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था को प्रभावित करता है, जबकि दूसरा हमारी बुनियादी शिक्षा व्यवस्था को। एक तरफ बच्चों के सपनों का मंदिर स्कूल है, जबकि दूसरी तरफ जिंदगियों को बचाने वाला स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र। और दोनों ही सवालों के कटघरे में खड़े हैं, क्योंकि इनके भवन जर्जर हैं, छतों से पानी रिस रहा है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में स्कूलों की इमारतें इतनी जर्जर हो चुकी हैं कि डर लगता है कि हमारे बच्चे, हमारा भविष्य कहीं इन जर्जर और खंडहर इमारतों की भेंट न चढ़ जाएं। वहीं इलाज की उम्मीद लेकर उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने वाले लोग एक तरफ खुद बीमारियों से लड़ते हैं और दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग के बदहाल सिस्टम से। सवाल ये नहीं है कि मरम्मत कब होगी, सवाल यह है कि आखिर कब तक बच्चों और मरीजों की जिंदगी ऐसे ही दांव पर लगती रहेगी। क्या शिक्षा और स्वास्थ्य सिर्फ कागजों पर ही प्राथमिकता है या वास्तव में जमीन पर भी कुछ बदलेगा? क्योंकि जब स्कूल और अस्पताल ही बदहाल होंगे तो फिर विकास की असली तस्वीर कहां नजर आएगी और विकास की असली तस्वीर कहां होगी? जनपद अमरोहा की हम तस्वीर दिखाते हैं, जहां गजरोला क्षेत्र के गांव गढ़वाली के प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग इतनी जर्जर हो चुकी है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए ग्राम प्रधान के घर भेजा जाता है। स्कूल के दो कमरे ही हैं जहां बच्चों को बैठने लायक हैं, वो भी जर्जर हैं, लेकिन वहां बताया जा रहा है कि वो बैठने लायक है, जबकि बाकी 4 कमरे पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। गजरोला के गांव गढ़ावली के प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर होने से कक्षा 4 और 5 के बच्चों को ग्राम प्रधान अर्चना देवी के घर में कक्षाएं संचालित होकर वहां पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को वहां जाना पड़ रहा है। विद्यालय में नामांकित 264 हाजिर बच्चों में से 87 ग्राम प्रधान के घर पढ़ाए जाते हैं, जबकि बाकी बच्चों को स्कूल के 2 सुरक्षित कमरों में बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। विद्यालय रेलवे लाइन के किनारे संचालित होने से बच्चों के लिए खतरा बना रहता है, क्योंकि 60 बच्चे लाइन पार कर स्कूल पहुंचते हैं। प्रधानाध्यापिका कुमारी पूनम के अनुसार बीते 1 साल से भवन की मरम्मत की मांग की जा रही है। बजट मिलते ही निर्माण शुरू कराया जाएगा, ये बात कही जाती है, ये आश्वासन दिया जाता है, लेकिन बदलता कुछ नहीं है। अभिभावक बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने प्रधान के यहाँ कक्षाएं संचालित कराने में बीओ की स्वीकृति प्राप्त होने का भी दावा किया। उनका कहना है कि प्रधान के यहाँ कक्षाएं संचालित हैं, इसकी जानकारी अधिकारियों को है, लेकिन अधिकारी जो है वो जहमत नहीं उठा रहे हैं कि इस व्यवस्था को बदला जाए, जर्जर इमारत की मरम्मत कराई जाए। हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं और प्रतिक्रियाएं आपको सुना देते हैं। पहले मैं बेटा आपका ऋतिक कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th में। आपके स्कूल का क्या नाम है? आप ही जो आपकी पढ़ाई हो रही है वो कहाँ पर हो रही है? प्रधान जी के घर पे पढ़ते हो आप? तो डेली पढ़ने यहीं आते हो आप? क्या कारण है, क्यों नहीं होते स्कूल में, क्यों नहीं होती पढ़ाई? बारिश से पानी छत से भी पानी टपकता है, तो वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती इसलिए। तो आप जो जाते हो खाना खाने जाते हो, खाना खाने वहाँ पे जाते हो आप स्कूल में, फिर पढ़ने यहीं आ जाते हो। पढ़ाई सही हो रही है यहाँ पे? जनपद अमरोहा में तमाम ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जहाँ पर जो बच्चों का भविष्य है वो खतरे में है। चूँकि लगातार बारिश के बाद में ऐसे तमाम जो प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय देखे जा रहे हैं जहाँ पर जो बिल्डिंग है उनकी जर्जर नज़र आ रही हैं। ऐसे में गजरोला क्षेत्र के गांव गढ़ावली में जो प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पे बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ 305 बच्चों का नामांकन है, जिसमें बीती शुक्रवार को 264 बच्चे स्कूल पहुँचे थे। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि स्कूल की बिल्डिंग जर्जर होने के कारण
प्रधान के घर में जो वहाँ मौजूदा प्रधान है उनके घर में पढ़ाई संचालित की जा रही है। और ऐसे में लग रहा है कि केवल मिड डे मील के लिए और प्रार्थना करने के लिए ही केवल स्कूल बचा है। आपको बता दें कि जनपद अमरोहा में तमाम ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जिनकी बिल्डिंग जर्जर हो गई है। ऐसे में जो भविष्य है बच्चों का वो अंधकार में होता जा रहा है। तमाम जो मुख्यमंत्री हैं सूबे के लगातार प्रयासरत हैं कि जो बच्चों को बेहतर भविष्य और बेहतर जो है उनको सुविधाएं मुहैया की जाएं, लेकिन ऐसे में जिम्मेदार अधिकारी तमाम जो ये स्कूल माध्यमिक बने हुए हैं पूरे जनपद में, लेकिन उनकी स्थिति जर्जर है। ऐसे में लोग लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को और जिम्मेदार अधिकारियों को शिकायत भी करते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई, कोई देखरेख नहीं होती है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जनपद अमरोहा में जो प्राथमिक विद्यालय और जो मिड डे मील का जो ये पूरा मामला है ये कागज़ों पे दिखाया जा रहा है। इसमें जो बच्चों का भविष्य है वो लगातार उससे खिलवाड़ हो रहा है। आए दिन जो जर्जर बिल्डिंग है, ऐसे में जो है माँ बाप को ख़तरा सता रहा है कि कहीं अगर बारिश के चलते कोई बिल्डिंग जर्जर अवस्था में गिर जाती है तो बच्चों का इसमें जो है जनहानि भी हो सकती है। अमरोहा जनपद के तमाम ऐसे जो तहसीलें हैं और जो ग्रामीण एरिया हैं जिनमें अभी तक प्रशासन नहीं जागा है और प्रशासन ने निकलकर ये नहीं देखा है कि आखिर जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनकी स्थिति क्या है। ऐसे में जो है के न्यूज़ ग्राउंड रिपोर्ट पर जगह जगह पहुंच रहा है और जो वास्तविक हकीकत है उससे वाबस्ता करा रहा है। के न्यूज़ के लिए शीरभ चौधरी, अमरोहा। वहीं अब बात बहराइच की करते हैं। बहराइच के मटेरा उप स्वास्थ्य केंद्र की हालत भी दयनीय है। छत से पानी टपकता है, दीवारों का प्लास्टर उखड़ चुका है और गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को इलाज में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ ये दोनों मामले अब दर्शाते हैं कि सरकारी भवनों की जर्जर हालत ने आम लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। सवाल उठता है कि इतना लापरवाह प्रशासन कैसे हो सकता है, इतनी गैर जिम्मेदाराना विभाग इतना गैर जिम्मेदाराना कैसे हो सकता है। आखिर क्या ये विभाग किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती, स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं बनती, शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी नहीं बनती। और सबसे बड़ी बात, जब तक जिम्मेदार अधिकारी और विभाग इस गंभीर समस्या का समाधान नहीं करेंगे तब तक बच्चों और मरीजों की जान ऐसे ही खतरे में बनी रहेगी। क्या सरकार इन जर्जर भवनों की मरम्मत के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी या फिर इनकी हालत और भी बदतर होती जाएगी, अब ये देखना होगा। हम दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, एक अमरोहा में जर्जर स्कूल की तस्वीर दिखाते हैं और दूसरी बहराइच के मटेरा के बदहाल CSC की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां मरीज आ रहे हैं, अस्पताल में बैठ रहे हैं, दवा का कक्ष है, मरीजों के बैठने का कक्ष है, डॉक्टरों का कक्ष है, वहां से पानी टपकता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हैं, छत से पानी टपक रहा है, वहीं पर मरीज भी बैठे हैं। अमरोहा की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर जर्जर स्कूल है और इसी स्कूल में बच्चे जो है पढ़ने के लिए मजबूर हैं और साफ तौर पर न सिर्फ ये बच्चों की ज़िंदगी से जिंदगी के लिए खतरा है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की बुनियाद हमारी कैसी है इस पर भी ये तस्वीरें सवाल करती हैं। और इस गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। चंद्रिका प्रसाद जी उपाध्यक्ष, माफ कीजिएगा, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। विजय द्विवेदी जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। जयकिरण वर्मा नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष यादव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक गहलोत जी अभिभावक संघ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रताप सिंह पूर्व IMA अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही शीरभ चौधरी संवाददाता अमरोहा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले शीरभ चौधरी का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता हैं अमरोहा से। शीरभ, अमरोहा की अगर बात करें, वैसे तो प्रदेश के तमाम स्कूलों की हालत जर्जर है। लगातार हम इस पर एक मुहिम चला रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता जा रहे हैं, अलग अलग जनपदों में स्कूलों की हालत कैसी है, किस स्थिति में इन स्कूलों में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं, वो तस्वीरें हम लगातार जनहित के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और जिम्मेदारों तक भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज हम अमरोहा की जिस स्कूल की बात कर रहे हैं, यहाँ की कैसी स्थिति है और अमरोहा में तमाम ऐसी तस्वीरें, तमाम आपके माध्यम से तमाम खबरें ऐसी सामने आई कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनकी जो इमारतें हैं बिल्कुल जर्जर हालत में हैं, लेकिन प्रशासन जो है, शिक्षा विभाग है,
वो इन तस्वीरों को अनदेखा कर रहा है। बच्चों की ज़िंदगी जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में है, अध्यापक वहाँ पर हैं, उनकी ज़िंदगी खतरे में है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्या तस्वीरें आपको नजर आई? बिल्कुल बता दें, अगर जनपद अमरोहा की बात की जाए तो जो सामने तस्वीरों में नजर आ रहा है वो बेहद चिंतनीय है। और जहाँ पे देखा जा सकता है कि गजरोला क्षेत्र का ये गडावली गांव है, जहाँ पर जो 305 बच्चे स्कूल में पंजीकृत हैं, जो कि शुक्रवार को 230 बच्चे स्कूल में आए थे। लेकिन स्कूल की जो बिल्डिंग की स्थिति है वो बेहद जर्जर है। इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो सिस्टम है, सिस्टम में तो बताओ गुरु ने वो बात कही थी, दुनिया भर में बाबा उनकी यही मुझे बात हुई गई। ठीक है, सिर्फ अपनी बात रखें, सिर्फ आप अपनी बात रखें। करते हैं तुम यूट्यूब में कोई पीछे नहीं रहता यार। सिर्फ आप अपनी बात रखें, ये बाकी लोगों की आवाज म्यूट कर दी जाए। वो प्रधान के घर पे जो ग्राम प्रधान मौजूदा है उनके घर पर पढ़ाई की जा रही है। और ऐसे में जो जर्जर स्थिति है स्कूल की, जो अभिभावक हैं उनसे बात करने पर उन अभिभावकों को पूरी तरह से डर सता रहा है कि जर्जर स्थिति में कहीं अगर गिर जाती है तो जो पहले जो हादसे हुए हैं स्कूल को गिरने के, कहीं वो पुनरावृत्ति न हो जाए। ऐसी कंडीशन में अमरोहा में एक नहीं बल्कि 300 जो पूरी यूपी में अब तक आंकड़ों में देखा जाए तो 304 स्कूल ऐसे निकल के सामने आए हैं जिनके आंकड़े बताते हैं कि जिनकी स्थिति बेहद ही गंभीर है और जिनकी दीवारों से पानी रिस रहा है, जिनकी छत में से पानी आ रहा है और जो बहुत ही कम घटिया सामग्री से बनाए हुए हैं, जिसके चलते वो जर्जर अवस्था में देखे जा सकते हैं। ऐसे में जो जितने स्कूल हैं और स्कूल में ऐसे पढ़ने वाले विद्यार्थियों का जो भविष्य है वो पूरी तरह से खतरे की सीमा पर है। क्योंकि ऐसी कंडीशन में अगर बच्चे पढ़ने स्कूल जाएंगे और कंडीशन जो बारिश का इस टाइम मौसम है उसमें लगातार जो और भी ऐसी तस्वीरें आई हैं, देखने को मिला है कि अगर उसमें कहीं कोई स्कूल की बिल्डिंग गिर जाती है तो ऐसे में बहुत ही जो अभिभावक है उनको खतरा सता रहा है। और गडावली की अगर बात की जाए तो मजबूरी के चलते ही प्रधान के घर में जो स्कूल संचालित किया जा रहा है, क्लासें लगाई जा रही हैं। ऐसे में प्रशासन और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं कहीं ना कहीं अनदेखी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिनको ये मतलब पता होने के बाद ऐसा नहीं है कि सिस्टम को या जो शिक्षा विभाग है उसको ये पता नहीं होगा, जानकारी से बाहर होगा कि जो उनका स्कूल है जर्जर होने की वजह से किसी प्रधान के घर में क्लासेस संचालित की जा रही हैं। ऐसे में सिस्टम इतना बेखबर है और कैसे हो सकता है भला कि जो सिस्टम ऊपर तक आवाज उठाने के बाद भी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो उस पर कहीं गौर नहीं दे रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हो उनको इस चीज का इंतजार हो कि जब कोई बड़ा हादसा हो तो हादसे के बाद में जो है इस पे कार्रवाई। निश्चित रूप से हमारी आदत हो गई है, हमारी चेतना तभी जागती है, हमारी आदत हो गई है जब कोई बड़ी घटना होती है। सही कह रहे हैं सीरब, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। चंद्रिका प्रसाद जी, आपका स्वागत है चर्चा में। चंद्रिका प्रसाद जी, रोटी कपड़ा और मकान, इस ये व्यवस्था के बाद जब व्यक्ति की आगे की व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य और शिक्षा किसी समाज, किसी परिवार और किसी राष्ट्र की ये बुनियादी जरूरत होती है। स्वास्थ्य और शिक्षा अगर की जो जमीनी हकीकत है वो आप भी देख रहे हैं। राजस्थान के झालावाड़ में जो घटना हुई उसके बाद लगातार जो मुहिम चली कि स्कूलों की स्थिति कैसी है, उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में के न्यूज़ के संवाददाता जिलों में जाकर तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर स्कूलों की हालत की स्थिति की जानकारी ले रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। तो स्कूलों का जो स्ट्रक्चर है या भवन जो है वो पूरी तरीके से जर्जर नजर आ रहा है। सब जगह का ऐसा नहीं है, लेकिन तमाम जगह ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो CSC PSC के जो भवन बनाए गए हैं, स्वास्थ्य विभाग प्रतिवर्ष उनकी मरम्मत के लिए पैसा देता है, लेकिन शायद वहाँ पैसा लगता नहीं है। बहराइच की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर मटेरा CSC की हालत ऐसी है, पानी टपक रहा है, मरीज वहीं बैठे हुए हैं, डॉक्टर का कक्ष है, पानी टपक रहा है। अमरोहा के स्कूल हैं, बच्चे प्रधान के घर इस पढ़ने के लिए जाने के लिए मजबूर हैं। कल हमने इसी विषय पर, इस जर्जर स्कूलों के विषय पर जनहित किया था और जिसमें
तमाम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमाम स्कूलों की जर्जर व्यवस्था दिखाई थी, किस तरीके से स्कूलों की जर्जर हालत है। ये सर व्यवस्थाएं, ये इस तरीके की व्यवस्थाएं क्यों हैं? हम तीसरी चौथी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं और हम दुनिया के तमाम देशों को तकनीकी क्षेत्रों में पीछे कर रहे हैं, लेकिन हमारी बुनियादी जो चीज़ें हैं वो इस स्थिति में है। उपाध्याय जी। मनोज जी, आपको जी और डिबेट में भाग लेने वाले सभी मित्रों को, आपके श्रोताओं को, सबको मेरा सादर नमस्कार। आपने जो प्रश्न उठाया है, दोनों चाहे स्वास्थ्य के भवन हो चाहे शिक्षा के भवन हो जी, इनकी व्यवस्थाओं को लेकर के जो आपने प्रश्न उठाया है, इस संबंध में मैं आपके संज्ञान में कुछ बातें लाना चाहता हूं जी। निश्चित रूप से मैं ऐसा नहीं कहता कि सब कुछ ठीक है, लेकिन इधर लगातार जब से माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं जी, विद्यालयों की दशा सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और आपके संवाददाताओं ने रिपोर्ट भी दिया होगा कि बहुत से विद्यालयों की व्यवस्था बड़ी सुंदर है जी। चाहे भवनों का रखरखाव हो, चाहे उसमें बैठने के अंदर फर्नीचर की व्यवस्था हो, चाहे पढ़ाई लिखाई की बात हो। और मैं समझता हूं कि लगभग 80% विद्यालयों का पुनरुद्धार हो गया है। ये मैं मानता हूं कि 15 से 20% विद्यालय भी बचे हैं, क्योंकि जो भी धनराशि आती है हमारे यहाँ पंचायत विभाग की पंचायत निधि से, उनको कहा गया कि पहले आपको स्कूल का निर्माण करना है, और काफी प्रधान लोग स्कूलों का निर्माण कर भी रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि थोड़े दिन के बाद ही विद्यालयों की समस्या तो हल हो जाएगी। विद्यालय जो भी जर्जर हैं या मान लीजिए पुनर्निर्माण होना है तो वो हो जाएगा, उसमें कोई कठिनाई नहीं आने वाली जी। लेकिन जहाँ तक अस्पतालों की बात है, अस्पतालों में जो ज्यादातर PSC बनी है या उनके उप स्वास्थ्य केंद्र बने हैं, ये सब बहुत पुराने नहीं हैं, ज्यादातर काफी अभी नए ही हैं या फिर बहुत कुछ दिन पहले ही बने। तो इनमें अगर मान लीजिए पानी टपक रहा है या कोई और कमी है, तो ये छोटी मोटी मरम्मत का काम है। ये विभागीय अधिकारी जो वहाँ चिकित्सक हैं उन लोगों को या जिले के जो CMO साहब हैं उनको देखना चाहिए, इसको कराना चाहिए। सरकार ने वैसे बैठक लेकर के इसके निर्देश दे दिए हैं। शिक्षा का तो जब ये राजस्थान का भी आपने चर्चा किया, तो राजस्थान की घटना के बाद शिक्षा विभाग के सभी उच्च अधिकारियों की बैठक की गई थी और उनको निर्देश दिया गया है कि आप जाकर के हर जिले के हर स्कूल का मुआयना कराइए और जो भी स्कूल जर्जर है तो उसके लिए जो भी उचित व्यवस्था है की जाए। अगर स्कूल नहीं पढ़ने लायक है तो उस बिल्डिंग को अबंडन घोषित कर दिया जाए और बच्चे वहां न पढ़े ताकि कोई घटना कभी ना घटे। और जहां तक इसकी अस्पतालों की बात है, अस्पतालों में भी यही व्यवस्था कही गई है कि सारे अस्पतालों को निरीक्षण कर लिया जाए और उनमें जहाँ भी छोटी मोटी कमियां उनको दुरुस्त किया जाए, ताकि अगर कोई हमारे मरीज वहां जाते हैं और जैसा आपने कहा कि पानी टपक रहा है या कोई और भी व्यवस्था है वो नहीं होनी चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि ये सारी व्यवस्थाएं निश्चित रूप से थोड़े समय बाद ठीक हो जाए। ठीक है चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े रहिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जर्जर अस्पताल, जर्जर स्कूल, जर्जर अस्पताल, बड़ा सवाल। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा चर्चा का रुख करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रताप सिंह, पूर्व IMA अध्यक्ष जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रताप सर, आपका रुख कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम CSC और PSC बनाए गए ताकि ग्रामीण क्षेत्र, दूरांचल जो क्षेत्र हैं उनको स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर मिल सकें, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं पर तो तमाम बार सवालों के घेरे में रही हैं। लेकिन अगर हम जो स्वास्थ्य सेवा देने के लिए जो भवन के निर्माण किए गए हैं वो कहीं ना कहीं या तो गुणवत्ता विहीन किए गए हैं, क्योंकि कुछ ही साल, जैसा कि भी चंद्रिका प्रसाद जी ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं, कुछ साल पहले ही इनका निर्माण हुआ होगा। और जब ऐसी स्थिति है तो या तो ये अगर पुराने नहीं हैं तो इनका निर्माण जो गुणवत्ता विहीन हुआ है। दूसरी चीज़ जो मुख्य बात है कि सालाना इन CSC और PSC के ओवरहालिंग या इनके रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए लाखों रुपए आता है।
पैसा खर्च नहीं होता है या किस तरीके से सर खर्च होता है? तमाम CSC और PSC की स्थितियां जो है वो काफ़ी ख़राब नज़र आ रही हैं। मरीजों के बैठने की जो जगह है वो ठीक ठाक नहीं है, प्लास्टर नीचे गिर रहा है, कहीं लेंटर का प्लास्टर नीचे गिर रहा है, कहीं छत से पानी टपक रहा है। डॉक्टर के बैठने के रूम, मरीजों के बैठने के रूम, जहां दवाइयां दी जा रही हैं वहां पर यह स्थिति है। तो सर ये तस्वीरें क्यों आती हैं? क्या सरकार से पैसा नहीं मिलता है या कहीं ना कहीं विभाग इसमें लापरवाही करता है और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है ये जो मेंटेनेंस का जो काम होता है? थैंक यू मनोज जी। गुड इवनिंग एवरीवन। हम एक कहना चाहते हैं जो आपने अभी दिखाया है जी बहराइच का, जी, वो सब सेंटर जो आपने बताया है, जी, उप स्वास्थ्य केंद्र जी, ये उप स्वास्थ्य केंद्र जो गांव में होते हैं इसके ऊपर PSC और CSC होते हैं। माने PSC के अंडर में कुछ जो सब सेंटर होते हैं, ये जो लीकेज की बात कही ये होना नहीं चाहिए। वैसे ईयरली मेंटेनेंस का जो पैसा आता है तो कहाँ स्वास्थ्य विभाग में कहाँ किसको खर्च करना है, वैसे CMO की जिम्मेदारी है जी। CMO जो जिले का मालिक है उसको पता होना चाहिए और सबसे रिपोर्ट लेना चाहिए और देखना भी चाहिए कौन से सब सेंटर में माने रिपेयर होना है, मरम्मत होना है, जो एनुअल मेंटेनेंस का पैसा आता है उसको खर्च किस हिसाब से करना चाहिए, ये इनकी जिम्मेदारी रहती है। और जो सब सेंटर आपने जो दिखाया है इसमें ANM होती है नंबर 1, नंबर 2 CHO की पोस्टिंग होती है जिसको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कहलाते हैं, CHO आज। तो सब सेंटर यहाँ पर डिलीवरी भी होती है, वैक्सीनेशन भी होता है, मदर और चाइल्ड हेल्थ के हिसाब से सब गांव के हिसाब से जो चलता है वैक्सीनेशन और स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया जाता है। और CHO की भी पोस्टिंग होती है, ये भी अपना डाटा मेंटेन करते हैं और पेशेंट को भी देखते हैं और यहाँ तक कि टेली मेडिसिन का भी काम ये लोग CHO करते हैं। गांव के कोई भी पेशेंट आता है टेली मेडिसिन के थ्रू ये पेशेंट को डॉक्टर को किसी को दिखाते हैं और कंसल्टेशन टेली मेडिसिन से भी करा देते हैं। अब जो लीकेज हो रहा है इसको देखना चाहिए, ये स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है, इनकी रिपोर्ट जानी चाहिए। जो एनुअल मेंटेनेंस का खर्च पैसा जो आता है जी इसी के लिए खर्च होना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो बाद में दिक्कत पड़ती है और उसका फिर ना जी स्पष्ट कर दे पाते हैं और माने इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाती है। ठीक है सर, आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी से विजय द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। विजय द्विवेदी जी, अगर बात की जाए स्वास्थ्य और शिक्षा की, ये बुनियादी सुविधाएं होती हैं और ये न सिर्फ जिम्मेदारी है सरकार की, जिम्मेदारी है हमारे जनप्रतिनिधियों की, जिम्मेदारी है हमारे समाज के एक एक व्यक्ति तक ये बुनियादी सुविधा पहुंचाना। और क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान के बाद सबसे अहम अगर होती हैं सुविधाएं तो स्वास्थ्य और शिक्षा की, और इस एक एक व्यक्ति को ये सुविधा निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। लेकिन जब सुविधाओं की नाम हम बात करते हैं सुविधाओं की, तो जर्जर स्कूल नज़र आ रहे हैं, जर्जर अस्पताल नज़र आ रहे हैं, बच्चों के जो पढ़ने की जो जगह है, हम कह रहे हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, लेकिन कैसे पढ़ेगा इंडिया? इन जर्जर बिल्डिंगों में कहीं छज्जे गिर रहे हैं, कहीं स्कूल की दीवारें गिर रही हैं, कहीं प्लास्टर गिर रहे हैं, कहीं बच्चे घायल हो रहे हैं और कहीं उनके किताबों पर पानी टपक रहा है, तो कहीं अस्पतालों में मरीज के ऊपर पानी टपक रहा है, बीमार के ऊपर पानी टपक रहा है, प्लास्टर उनके ऊपर गिर रहा है। अगर ऐसी इमारतें होंगी, यानी कि बुनियाद जब ऐसी होगी, तो मजबूत भारत, विकसित भारत का सपना हम कैसे देख सकते हैं? भाई साहब, ऐसा सबसे पहले सबको हमारा नमस्कार जी। और अभी जो चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी हैं जी, ये हमारे जिले में CDO रहे सन 2010 में जी, माननीय मंत्री भी रहे हैं जी। अगर हमें पहचान रहे हैं जी, तो आपका हमारे जिले में बड़ा नाम था, हमने इनको सम्मानित भी किया था जी आपकी विदाई के समय कन्नौज में साहब। नमस्कार। नमस्कार, बहुत खुशी हुई आप अगर पहचान गए भदौसी का, मेरी पत्नी प्रधान ग्राम भदौसी की। मैं पहचान गया आपको, पहचान। चलिए विजय द्विवेदी जी जवाब दे दीजिए। जो बताया आपने कि समाज में जनता की 5 मूलभूत सुविधाएं होती हैं, सबसे पहले सड़क, स्वास्थ्य, सिंचाई और सामाजिक सुरक्षा।
अगर इनमें जो आपने बताया प्रायोरिटी पे सबसे पहले जो आप कह रहे हैं, अगर हम स्वस्थ नहीं होंगे तो न पढ़ पाएंगे और न कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल। ये सरकार जब से ये हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी बने हुए हैं, इनका स्वास्थ्य व्यवस्था पर कोई कंट्रोल नहीं है। और हर बात के लिए ये बताओ कांग्रेस को दोष देते हैं, बताओ सपा को दोष देने लगे कि अरे भाई वो तो अखिलेश यादव जिम्मेदार है। तो ये चीज, जबकि 100% उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हर पीएचसी, सीएचसी, और हम लोग चूंकि गांव सभा में प्रधान रहे, कई बार रहे, उपाध्याय जी, माननीय उपाध्याय जी जान रहे हैं, नंबर 1 काम करते थे। उप केंद्रों पे भी जो सुविधाएं होती थी पीएचसी पे वही देने का काम हम लोग करते थे। लेकिन ये गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। आप डॉक्टरों के घरों की व्यवस्था देखिए जी, और अस्पतालों में देखिए, आपको 1-1 फुट की घास मिलेगी, मच्छर मिलेंगे, बिजली नहीं है, जनरेटर नहीं है, बेड नहीं है, एसी लगे हैं तो चल नहीं रहे हैं जी, आपकी ये व्यवस्था है। लेकिन अब मैं क्या बताऊं कि सरकार को सारा बजट रोक के, आपने जो कहा छतें चू रही हैं, जो आप चित्र में दिखा रहे हैं, ये बदतर हालत को प्रदर्शित करता है। सरकार को सारी योजनाएं रोक के सबसे पहले स्वास्थ्य व्यवस्था पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए जी। और एक पूरा नोडल अभियान चला के पूरे प्रदेश में एक स्वास्थ्य केंद्र, उप केंद्र, सीएचसी, इनकी मॉनिटरिंग करना चाहिए, जिला अस्पताल की एक कोरम बना के कि इसमें जो सुविधाएं हैं वो हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो तत्काल बजट जारी करके 3 दिन के अंदर वो चीजें, वो उपकरण अस्पतालों में लगाना चाहिए। और प्राइवेट अस्पतालों में इतनी महंगाई है, हम आप सभी जान रहे हैं, 1200, 1500 रुपए, 2-2000 रुपए फीस लेके एक डॉक्टर निश्चित रूप से और गांव का गरीब और सामान्य व्यक्ति इन सीएससी और पीएससी में जाता है। वहां पर अगर साधारण सुविधाएं, उनको बैठने की जगह और सुरक्षित अगर भवन भी अगर उनको नहीं मिलेगा तो फिर निश्चित रूप से सवाल उठते हैं। जयकरण वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता हैं। जयकरण वर्मा जी, आपका रुख कर रहे हैं। जयकरण वर्मा जी, किसी भी समाज की जो मूलभूत सुविधाएं होती है, शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा की जो बुनियादी जो जरूरत होती है वो अच्छे भवन का निर्माण, वहाँ पर तमाम जो सुविधाएं बच्चों की पढ़ाई के लिए होनी चाहिए, उसके बाद अच्छे शिक्षक और तमाम जो है व्यवस्थाएं होनी चाहिए। लेकिन भवनों की स्थिति हम लगातार दिखा रहे हैं, किस तरीके से भवनों की स्थिति है। ये तस्वीर लगातार इसलिए हम दिखा रहे हैं कि तमाम जर्जर भवन हैं। राजस्थान के झालावाड़ घटना के बाद लगातार उत्तर प्रदेश में भी कई जनपदों से ऐसी खबरें सामने आई, कहीं बच्चों के ऊपर दीवार गिर गई, कहीं प्लास्टर गिर गया, कहीं जर्जर जो बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा ऊपर लेंटर का टूट के बच्चों के ऊपर गिर गया, जिससे बच्चे घायल हो गए। ये तस्वीरें निश्चित रूप से परेशान करने वाली हैं। सवाल तो खड़े ही कर रही हैं, लेकिन आज़ादी के इतने समय के बाद लगातार हम जब विकसित भारत की बात कर रहे हैं, चांद तक हम पहुंच गए हैं, लेकिन हम जमीन की जो चीज़ें हैं, जो बहुत साधारण ज़रूरतें हमारी, उन ज़रूरतों को हम कब मजबूत करेंगे, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। देखिए मनोज जी, आपने बात किया है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य और शिक्षा पर जी। उत्तर प्रदेश की योगी की सरकार, मोदी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी भी किसी भी प्रदेश में, पूरे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य पर कभी चर्चा नहीं की, कोई नीति नहीं बनाई, कभी उसके विचारधारा में ये व्यवस्थाएं रही ही नहीं। आज आपने उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य की बात की है। क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य की व्यवस्था इतनी बदहाल है, किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाइए, मैं अयोध्या का रहने वाला हूं, इतना बड़ा नाम है अयोध्या का, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ होती है, यहाँ पर जमावड़ा भी होता है, लेकिन योगी जी यही हफ्ते में आकर पड़े रहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान देने का काम नहीं किया। एक एक्सीडेंट सड़क पर हो जाता है, हमारे जैसा कार्यकर्ता अगर जब किसी को उठा करके हॉस्पिटल ले जा करके वहां इलाज कराने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर सुविधाएं नहीं होती, 1 घंटे के अंदर उसको लखनऊ रिफर करना पड़ता है। आज आप सीएससी पीएससी पर चले जाएंगे, वहां पर
बाहर से लिखी जाती है, इतनी महंगी दवाई बाहर से लिख दी जाती है जिससे ग्रामीण जनता यहाँ पर मारी जाती है, ठगी जाती है। सरकारी डॉक्टर अपनी प्राइवेट क्लिनिक खोल करके वो लंबी फीस वसूलने का काम कर रहे हैं। ये योगी सरकार ये बताने का काम करेगी कि उत्तर प्रदेश में जो मरीजों का एक जांच के नाम पर एक कमीशन खोरी करने का काम की जा रही है, बड़ी बड़ी फीसों लेकर के जो एक लूट और भ्रष्टाचार करने का काम किया जा रहा है, जनता को लूटने का काम किया जा रहा है, योगी जी इस पर कभी बोलने का काम किए हैं? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक भाषण दिखा दीजिए, एक कोई बैठक दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर उन्होंने चर्चा पर्चा करने का काम किया हो। प्राइवेट हॉस्पिटलों को उन्होंने इतना बड़ा करने का काम किया, मलाईदार बनाने का काम किया, लूटपाट बनाने का काम किया। आज एक गरीब आदमी, एक किसान परिवार का आदमी जब वहां लेकर जाता है, अगर जो उनको वेंटिलेटर पर लिटा दिया जाता है, उनको आईसीयू में कर दिया जाता है, वो जिंदा है कि मुर्दा है ये बहुत बात में उनको समझाया जाता है मोटी फीस वसूलने के कारण। कई मामले ऐसे आए हैं कि जब उनको आईसीयू में से जब उनके परिवार के लोग झगड़ते हैं तब उनकी बॉडी उनको दी जाती है मोटी रकम लेकर के। मैं बड़े ही धिक्कार के साथ कहता हूं कि योगी की सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था पर पूरी तरह फेल है और बदहाल है। दूसरा आपने कहा मनोज जी शिक्षा पर, उस शिक्षा पर बात की जिस शिक्षा पर आज योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने, इसकी पूरी नीति और रीत संघ से चलती है और संघ कभी नहीं चाहता कि इस देश के नागरिकों को पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ा होगा तो इन जैसे लोगों से जवाब सवाल करने का काम करेगा। आज इस जवाब सवाल के कारण आपने देखा होगा योगी सरकार ने तमाम उन विद्यालयों को, जिस प्रकार से अभी भाजपा के साथी कह रहे थे कि इन्होंने विद्यालयों का सर्वे कराने का काम किया, 80% विद्यालय को उन्होंने उद्धार करने का काम किया। ठीक कहा इन्होंने, 80% विद्यालयों के इन्होंने बंद करने की जो कसम खाई है इसका मैं विरोध करता हूं, क्योंकि गांव में जब गरीब बच्चा पढ़ने जाता है, गरीब बच्चा आवाज उठाता है तो इनको कष्ट होता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, आपने तो एक आदेश जारी कर दिया कि सरकारी विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे, उसका नाम आपने मर्ज रख दिया। क्या आपने कभी सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की हालत को देखा? प्राइवेट स्कूलों में जिस प्रकार से भारी भारी फीस ली जाती है, क्या आपने कभी प्राइवेट स्कूलों में जा करके देखा कि वहां किसान का बच्चा कैसे पढ़ेगा, गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? आपने कह दिया कि बच्चे नहीं आते हैं इसलिए मैं स्कूलों को बंद कर देता हूं। क्या आपने कोई एक योजना बताइए, कोई एक अभियान बताइए कि जब आपने हमारे सरकारी विद्यालय के अध्यापकों पर कड़ाई करने का काम किया हो या उनको अन्य काम जो आप उनसे लेते हो उनसे छुटकारा देने का काम किया हो या उनको एक चार्जर देने का काम किया हो कि अगर वो आपका पढ़ाई अच्छी नहीं होती, बच्चे नहीं आजाद आते तो आपकी नौकरियां भी खतरे में पड़ सकती है। क्या ऐसा आपने करने का काम किया? मैं दुख के साथ कहता हूं, एक किसान का बेटा हूं, मुझे बहुत दुख है, मन से पीड़ा मैं व्यक्त कर रहा हूं मनोज जी कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से शिक्षा को और स्वास्थ्य को एकदम बर्बाद स्थिति में करने का काम किया है, उस समय यही गरीब जनता, यही किसान परिवार के बेटे बेटियां इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देंगे। ठीक है, नहीं देंगी तो आने वाला समय बहुत ही भयानक होगा। जांच के नाम पर, फीस के नाम पर, सरकारी डॉक्टरों का प्राइवेट क्लिनिक के नाम पर, हॉस्पिटलों को बढ़ोतरी के नाम पर आप चले जाइए मनोज जी। इस समय बरसात का समय है, खेतीबाड़ी का समय है, किसान परिवार के लोगों को और किसी गरीब परिवार के लोगों को अगर जो सांप काट लेता है तो हॉस्पिटल में दवाइयां मुहैया नहीं होती है। इनका जो यहाँ मरीजों को यहाँ से वहां भेजने का जो तौर तरीका है ये लूट नहीं तो क्या है? योगी जी आपको ठीक है जयकिरण वर्मा जी, ठीक है वर्मा जी आपकी बात आगे। वर्मा जी अन्य लोगों को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ अशोक गहलोत जी जुड़े हुए हैं अभिभावक संघ से, उनका रुख कर लेते हैं। उसके बाद वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। उसके बाद दोबारा से लौटकर आपके पास आएंगे। अशोक गहलोत जी, अब अभिभावक संघ से हैं, तमाम ऐसे स्कूलों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, अभिभावक जो डरे सहमे हैं बच्चों को स्कूल में भेजने से पहले 10 बार सोचते हैं। गरीब परिवार जरूर गरीब है,
प्राइवेट बड़े स्कूलों में बच्चों को भले ही नहीं पढ़ा सकते, लेकिन किसी का भी बच्चा जिगर का उनका टुकड़ा होता है और वही हर परिवार का भविष्य होता है। तमाम अभिभावक हैं ऐसे स्कूलों में बच्चों को भेजने से डरते हैं, क्योंकि स्कूल की जर्जर इमारतें और आए दिन हो रहे हादसे से अभिभावकों के मन में कहीं ना कहीं डर होता है। और इस डर को दूर करने का न तो शिक्षा विभाग कोई उपाय करता है, और तस्वीरें लगातार ऐसी ही सामने आती रहती हैं। अमरोहा में बिल्डिंग जर्जर हुई तो स्कूल प्रधान जी के घर में चलने लगा, लेकिन उस विद्यालय को नए सिरे से कैसे वहां पर नवीनीकरण हो या अन्य कक्ष बनाए जाएं या उसकी कैसे मरम्मत हो, इस पर अभी तक बात ही नहीं हुई है। तो ऐसी तस्वीरें देखकर क्या कहेंगे आप? जी मनोज जी, मैं सबसे पहले के न्यूज को इस बात की बधाई दूंगा और उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि ऐसे ज्वलंत विषय पर जो हमारे नौनिहालों से जुड़ा हुआ है, देश की बुनियाद से जुड़ा हुआ है, आपने उठाया, उसके लिए आप बधाई और साधुवाद के पात्र जी, शुक्रिया। मैं सभी महानुभावों को भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं कि वो भी अपने मत इस ज्वलंत विषय पर रख रहे हैं। देखिए, शिक्षा विभाग और ये उत्तर प्रदेश के राष्ट्र जीवन की दो शिराएं हैं, ऐसी नसें हैं अपना, कि जिन्हें संसाधन और कार्य कुशलता तीव्रगामी गति से दौड़ती रहनी चाहिए, नहीं तो राष्ट्र जीवन धीमा पड़ जाएगा। अक्सर ये बात कही जाती है, प्रधानमंत्री भी इस बात को अमूमन रखते हैं कि एक श्रेष्ठ भारत या भारत बात करते हैं, क्या किशोर नौनिहाल या किसी कमजोर बचपन जिस देश की जनता को पर्याप्त शिक्षा और साक्षरता के लिए पर्याप्त अवसर ना मिले, वो संसाधन ना मिले या प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा की सुविधाएं ना मिले, तो एक अस्वस्थ नागरिक, एक अशिक्षित नागरिक क्या एक मजबूत देश का निर्माण कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्राथमिक विद्यालय या प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, ये दोनों ही प्राथमिक इकाई हैं शिक्षा विभाग की और चिकित्सा विभाग की। आप प्राथमिक विद्यालयों की बात कर रहे हैं कि आप इस बात को तो स्वयं मानेंगे कि कहीं ना कहीं संवैधानिक अधिकारों का आप जो निर्वहन करते हैं वो प्राथमिक विद्यालयों के अनुसार ही करते हैं, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा हर का संवैधानिक अधिकार है जी। और देखने में ये आ रहा है कि अभी जैसे पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा है कि स्कूलों को बंद करने की मुहिम, जो स्कूलों को मर्ज करने की बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अपना संसाधनों को कम किया जाना है। आ जाते हैं स्कूल की बात। एक स्कूल जो कि एक गांव, एक मोहल्ला या 1000, 15,000, 5,000 की आबादी पर बना होता है, क्या वहां कोई जनप्रतिनिधि नहीं रहता है अपना? क्या तो सरकार का नुमाइंदा वहां नहीं जाता है? क्या उनकी नजर कभी नहीं पड़ती है कि भाई स्कूल की छतें कैसी हो गई हैं? राजस्थान झालावाड़ की एक, मनोज जी आपने एक घटना का जिक्र किया, घटना होने के बाद प्रशासन जो चुस्ती दिखाता है, उन चुस्ती को अगर वो घटनाओं को रोकने में और इन संसाधनों को दुरुस्त रखने में, इन भवनों को दुरुस्त रखने में अगर तो वो अपनी चुस्ती दिखाए तो शायद ऐसी घटना ना हो। सबसे पहली बात यह है कि स्थानीय प्रतिनिधि, विधायक हैं, सांसद, उनके पास भी निधि है। इसके बाद में जिला पंचायत सदस्य भी हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं। निधि की कमी नहीं है, कमी है कि आप कितनी तत्परता से अपने सामाजिक दायित्वों को निभाते हैं। देखने में यह आया है कि आप जिस प्रकार भावनात्मक मुद्दों को, जैसे कोई जातिगत विषय है, कोई धार्मिक अस्मिता का विषय है या किसी प्रकार का अन्य कोई भावनात्मक विषय है, उन भावनात्मक विषयों के समानांतर शिक्षा और स्वास्थ्य को जगह राजनीतिक व्यक्ति, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति नहीं दे पाते। अगर ये विषय प्रमुखता में होते तो आज आपको और हमें ये चर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिल्कुल। आप ये देख लीजिए कि पहले राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन था, शहरी ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, हाँ शहरी स्वास्थ्य मिशन था, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। बहुत सारे बजट जो थे सीधे इन CHC में, इसी तरह से के सर्व साक्षरता अभियान जो था, सारा बजट सीधा जा रहा था। अब क्या चला है कि इसके पैरेलल आपने RT, राजकीय एजुकेशन एक्ट के हिसाब से बहुत सारे प्राइवेट जो आपके स्कूल प्लेयर्स हैं अपना, जो बिल्कुल चला रहे हैं, उन्हें कोडियों के भाव देते हैं, RT के दाखिले नहीं देते हैं। और आयुष्मान कार्ड की बात यह है कि छोटे छोटे नर्सिंग होम जो फोकस बना हुआ है इन अस्पतालों का, इन्होंने तमाम धन कमा लिया है। एक व्यक्ति एक डायरिया की बुखार में जमा हो जाए, उसके 5 लाख रुपए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल अशोक जी ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। स्थिति यही है हमारे साथ। ठीक है अशोक जी, आपकी बात आगे। संतोष जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। संतोष जी माफी चाहते हैं, काफी देर से आपके पास आ रहे हैं। संतोष जी, विपरीत समय में ही परीक्षा होती है किसी भी व्यक्ति की या किसी भी व्यवस्था की। जरा सी बारिश हुई
अस्पताल निर्भय गुणवत्ता थी उसकी भी पोल गई, भवन थे वो भी पोल खुल गई, और जर्जर अस्पताल है उनकी भी खुल गई। व्यवस्था को चमकदार दिखाया जाता है, लेकिन जैसा ही जरा सा विपरीत समय आया वैसे ही कहीं ना कहीं पोल कर सामने आ जाती है। तमाम स्कूल, तमाम जर्जर अस्पतालों में CSC PSC में इलाज हो रहा है। स्कूलों की तो ऐसी हालत है, नौनिहाल इन्हीं स्कूलों में जाने को मजबूर हैं और सरकार कह रही है कि वो व्यवस्था कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। झालावाड़ में 8 मासूम बच्चों की जान चली गई, कहीं ना कहीं वहां भी लापरवाही थी। और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यहां भी अगर लापरवाही बरती गई तो कल को यहां भी कोई ना कोई घटना हो सकती है। भगवान न करे कोई ऐसी घटना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी ही लापरवाही के बाद घटनाएं होती हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, सरकार के नुमाइंदे भी चर्चा को देख रहे होंगे, कोई ना कोई। उनको तस्वीरें देखकर ही शर्म आनी चाहिए जी, और उनको खुद ही पता कर लेना चाहिए कि इसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार का खेल हो रहा। और भ्रष्टाचारी कौन है ये भी वो सब जानते हैं जी। इस स्वास्थ्य पे आ जाइए तो वहां का मेन मुद्दा जो होता है PSC CSC मुख्य चिकित्सा अधिकारी के ऊपर पूरा दायित्व होता है जी। इसके बाद जिला अधिकारी भी उसको देखता है। तो वहां के जिला अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अब तक इन मामले पर संज्ञान क्यों नहीं लिया, ये सबसे बड़ी बात जी। सांसद प्रतिनिधि ने वहां पर ध्यान क्यों नहीं आकर्षित किया, बहुत बड़ी बात। जिस तरह से जर्जर भवन है, ये कभी भी गिर सकते हैं, बिल्कुल इसकी कोई सीमा नहीं है, कभी भी गिर सकते हैं, बच्चों की जिंदगी को लील सकते हैं। परंतु चूंकि उसमें गरीब बच्चे, हमारे आपके परिवार के लोग पढ़ते हैं, मंत्री विधायकों के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, इसलिए इनका ध्यान इधर क्यों जाएगा। हवाई जहाज से सफर करने वाले तो क्या जाने गांव का दर्द, गांव की पीड़ा क्या जाने। हम आप गांव में पढ़े हुए हैं, 5-5 किलोमीटर पैदल चल के प्राइमरी स्कूल का सफर किया है जी, ये नहीं समझ सकते। वरना इनकी आंखों पर पूरी तरह से भ्रष्टाचार की पट्टी पड़ी हुई है, चाहे वहां का DM हो, चाहे मुख्य चिकित्सा अधिकारी हो, चाहे चिकित्सा शिक्षा मंत्री हो, चाहे चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री हो, ये सभी ही भ्रष्टाचार के नुमाइंदे हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक इनकी एक कड़ी होती है भ्रष्टाचार की जी। जो बजट आता है उस बजट का काफी कुछ हिस्सा इनको दिया जाता है कमीशन खोरी के तौर पर। और जब वहां कमीशन खोरी इतनी चरम सीमा पर है तो स्कूल और स्वास्थ्य के इधर कौन ध्यान देगा। आइए चिकित्सा शिक्षा मंत्री की बात कर लीजिए, ब्रजेश पाठक जी। ब्रजेश पाठक जी को क्या नहीं दिखाई दे रहा, वो कोई लंका से नहीं आए, उन्नाव के रहने वाले हैं, गांव के रहने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आदमी जब ऊपर पहुंच जाता है तो अपना वक्त अपना समय भूल जाता है, बस उसी उड़ान में उड़ रहे हैं। और वो वक्त दूर नहीं जब वो धराशायी होकर सड़क पे आ जाएंगे कुछ दिनों बाद, तब उनको पता चलेगा हाँ क्या होता है। अहम बात, इतना भ्रष्टाचार स्वास्थ्य विभाग में है कि आप देख लीजिए कानपुर में स्टेम सेल घोटाला होता है। प्रशिक्षित डॉक्टर BS राजपूत को यहाँ सर्जरी के लिए डॉक्टर संजय काला बुला लेते हैं। खूब चर्चा में आता मामला, सुर्खियों में होता है, चैनल में चलता है जी। इसके बाद तो बोले जांच कमेटी बना दी गई। जांच कमेटी क्या हुई, प्रिंसिपल ने कहा कि ये जांच कमेटी सही नहीं है। ठीक, अब पता ये चला कि शिक्षा मंत्री ने जांच कमेटी रोक दी। मतलब ये नहीं देख रहे स्टेम सेल घोटाला बिल्कुल सही हुआ है, आपने उस पर कार्रवाई करने के बजाय प्रधानाचार्य पर उसको आप बढ़ावा दे रहे हैं। संजय काला की 10 फाइलें हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री के पास, एक फाइल पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो या तो वो नगण्य है, या तो मुख्यमंत्री के दबाव में वो केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे उनकी टांग खींच रहे हैं, वो उनकी टांग खींच रहे हैं। देखिए ये टांग खिंचावल में फंसे हुए हैं, तो ये क्या व्यवस्थाएं देखेंगे आप, बता दीजिए क्या व्यवस्था। ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक जवाब ले लेते हैं, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रिका प्रसाद जी, जैसा कि आपने कहा कि इन स्कूलों का सर्वे हो रहा है, सर्वे होना चाहिए और ऐसे स्कूलों में सर्वे अगर हुआ है तो भी स्कूल संचालित हो रहे हैं, कक्षाएं संचालित हो रही हैं, ये भी एक लापरवाही है। दूसरी चीज जवाबदेही तय होनी चाहिए कि अगर इतना समय, इतने कम समय में अगर कोई बिल्डिंग जर्जर हो गई है, वो पानी वहां टपक रहा है, तो कहीं ना कहीं जो जिसकी जवाबदेही है कि आखिर निर्माण गुणवत्ता इतनी खराब क्यों रही, ये जब तक तय नहीं होगा, 5 साल में 10 साल में बिल्डिंगें सरकारी खंडहर हो जा रही हैं, मलाई मारकर कोई और चला जाता है, फिर उसके बाद ऑपरेशन कायाकल्प चलाया जाता है, उसका पैसा आता है, फिर से भ्रष्टाचार हो जाता है और कटघरे में सरकार खड़ी होती है। चंद्रिका जी। मनोज जी, जो भी व्यवस्था सरकार की ओर से करनी चाहिए जी,
सरकार लगातार कोशिश करती है, इससे भी स्वास्थ्य की मैं बात करूं, सरकार ने जो भी हमारे सामान्य जन हैं या गरीब लोग हैं जी, आयुष्मान कार्ड सबको दिया और उनके इलाज की व्यवस्था की कि वो जब जाएंगे अस्पताल में उनको धनराशि नहीं खर्च करनी पड़ेगी। और निश्चित रूप से सर निश्चित रूप से आपने दिया है, लेकिन ये प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा यहाँ पर सामान्य गरीब और सामान्य व्यक्ति जाता है, वो प्राइवेट अस्पतालों में, बड़े अस्पतालों में नहीं जा पाता है। तो कम से कम यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे बिल्डिंग की हो चाहे अन्य व्यवस्थाएं हैं, वो दुरुस्त होनी चाहिए। सर आपकी बात मैं मानता हूँ, जो कमियां उनको दूर भी सरकार कर रही है, लेकिन जैसे डॉक्टरों की बहुत कमी रहती थी पहले। हमारे जितने अस्पताल होते थे, चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे CSC हो, चाहे PSC हो, इनमें सरकार ने प्रयास करके काफी डॉक्टरों को भर्ती किया और जिला अस्पतालों में जो विशेषज्ञ थे उनको कोशिश किया कि वो स्थान भर जाएं। तो सरकार अपने स्तर से निरंतर प्रयास कर रही है और जो खामियां आपने गिनाई हैं उन सबको निश्चित रूप से सर देखिए, ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं हुआ है, हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी तमाम चीजें अभी करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया चंद्रिका प्रसाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय द्विवेदी जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जयकरण वर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संतोष यादव जी बहुत शुक्रिया। अशोक गहलोत जी बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर प्रताप सिंह जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक जो शिक्षा है, ये बुनियादी जरूरत है। गाँव गरीब और सामान्य व्यक्ति यहाँ पर पहुंचता है, वहां इलाज कराने पहुंचता है, और सामान्य व्यक्ति जो गरीब है उसके बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं। तो कम से कम इनकी इमारतें वो ठीक होनी चाहिए, यहाँ पर शिक्षकों की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। और हो भी रहा है, ऐसा नहीं है। पहले का समय था जो टाट पट्टी बिछाकर प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई होती थी, लेकिन अब समय बदला है, फर्नीचर भी है, तमाम अन्य ज़रूरतें हैं। लेकिन जब तस्वीरें ऐसी आती हैं कि जर्जर भवन है तो सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। अस्पतालों से तस्वीरें जब ऐसी आती हैं कि पानी टपक रहा है, मरीज इलाज करवा रहे हैं, तो सवाल जरूर उठता है। और ऐसे सवाल उठना चाहिए, और ऐसे सवाल जो है वो जिम्मेदारों से पूछना भी जरूरी है। इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि जिम्मेदारों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो और शासन और प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करना चाहिए, ताकि ऐसी तस्वीरें देखने को ना मिले। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।